क्लास बीकॉम सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट वित्तीय प्रबंध। आज का टॉपिक अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण की विधि का सर्वप्रथम श्री गणेश अलेक्जेंडरवाला ने 1919 में बैंकों के चालू अनुपात की नीति के आधार पर आलोचनात्मक करने के लिए किया था। अनुपात विश्लेषण तकनीक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। अनुपात केवल वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं के संबंध को अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित करने का साधन है। जैसे चालू अनुपात 1,00,000 हो, चालू संपत्ति 1,00,000 और चालू दायित्व 75,000 हो तो अनुपात अपने हो जाएगा 4:3। अनुपातों को व्यक्त करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से पहला है शुद्ध अनुपात के रूप में। जैसे चालू संपत्तियां 16,000 और चालू दायित्व 4,000 है तो 4:1 अपने इसमें शुद्ध अनुपात के रूप में व्यक्त हो जाएगा, 4:1। इसी तरह दर अथवा इतने गुने के रूप में भी हम इस अनुपात को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक वर्ष की परिचालन आय 80,000 तथा स्थायी संपत्तियां 20,000 हो तो अनुपात को इस प्रकार व्यक्त करेंगे 80,000 बट्टा 20,000 बराबर 4 गुना। तो 4 गुना के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। फिर तीसरा शुद्ध प्रतिशत के रूप में। शुद्ध प्रतिशत के रूप में इसमें उदाहरणतः हम समझेंगे कि यदि किसी संस्था की बिक्री 80,000 रुपये तथा सकल लाभ 20,000 हो तो विक्रय पर सकल लाभ का प्रतिशत 25% होगा। अब अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य या महत्व। अब अनुपात विश्लेषण का महत्व क्या है, इसमें हम देखते हैं। जैसे अपना पहला बिंदु है, उसमें लेखांकन समकों का सरलीकरण। लेखांकन समकों का इसमें सरलतापूर्वक हम व्यक्त कर सकते हैं समकों को। अनुपात समकों को सरल, संक्षिप्त एवं व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि ये उन व्यक्तियों द्वारा आसानी से समझा जा सके जिन्हें लेखांकन की भाषा का ज्ञान नहीं है। तरलता स्थिति। अनुपात विश्लेषण का यह भी एक उद्देश्य है जिसमें चालू दायित्वों का भुगतान उनके देय होने पर करने की स्थिति में हो तो उसकी तरलता स्थिति संतोषजनक मानी जाती है। जैसे चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए हमारे पास कितनी तरल पदार्थ है, तरल संपत्ति है, वो उसकी जानकारी के लिए भी ये अनुपात विश्लेषण बहुत लाभदायक होता है। तीसरा परिचालन कुशलता का माप। इससे संस्था की
परिचालन परिचालन कुशलता का माप कर सकते हैं। संस्था की इन अनुपातों का उपयोग सामान्यतः बैंकर्स, विनियोजक तथा अन्य साख आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाता है। अंतः फर्म तुलना, एक फर्म की दूसरी फर्म से हम तुलना भी इस से कर सकते हैं, जिससे दोनों की तुलनात्मक कार्यकुशलता का हमें पता लग सके। अब है प्रबंध के उपयोग। इसमें नियोजन एवं पूर्वानुमान में सहायक होता है यह। दूसरा है नियंत्रण में सहायता करता है। और तीसरा निर्णय लेने में सहायक होता है ये अनुपात प्रबंध के उपयोग में। ये अब है अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। पहला है तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता। इसमें एक अकेला अनुपात अपने आप में अर्थहीन होता है, उसका कोई अपने अर्थ नहीं होता है। यह संस्था का या कंपनी का पूर्णतः चित्र हमें प्रस्तुत नहीं करता है। दूसरा गुणात्मक विश्लेषण का अभाव। इसमें किसी संस्था समस्या के परिणामात्मक पक्ष को व्यक्त करता है, उसके गुणात्मक कारणों का स्पष्टीकरण नहीं करता है। जैसे किसी संस्था को ऋण देने का विचार करने के लिए संबंधित परिमाणात्मक अनुपात उसकी शोधन क्षमता का अनुपात लगाने में तो सहायक है, किंतु उस संस्था की प्रबंध की योग्यता तथा ईमानदारी के संबंध में हमें आधारभूत संकेत देने में अनुपात असमर्थ होता है। कोई संस्था अगर बेईमान हो तो उसका पता हम नहीं लगा सकते हैं इन अनुपातों से। ऊपरी दिखावे की संभावना। कभी कभी वित्तीय विवरणों में हमें झूठे दिखावे भी कर सकते हैं। चिट्ठे के माध्यम से उसकी सुदृढ़ता तरलता स्थिति को प्रकट करने के लिए किए जाते हैं। चौथा लेखांकन विधियों एवं पद्धतियों भिन्नता। पांचवा सुदृढ़ निष्कर्ष व निर्णय का स्थानापन्न नहीं होता है।